हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 15 जिसका टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, जिसे सेक्शन 124 से लेके 147 में एक्सप्लेन किया गया है। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है गारंटी वर्ड सुन करके कि ये शायद प्रोडक्ट की गारंटी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, लेकिन इसका प्रोडक्ट की गारंटी से कोई लेना देना नहीं है। ये गारंटी अलग है, इस गारंटी को हमें उसी एंगल से समझना है। गारंटी रियल लाइफ में एक बड़ा कॉमन सा शब्द है, जिसमें जब हम गारंटी देने की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है उसको हम एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल को समझने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस एग्जांपल के आसपास ही ये पूरा जो गारंटी का कंसेप्ट है वो चलेगा। उससे जुड़ी पार्टीज के जो रोल्स हैं वो उसमें चढ़ेंगे। सपोज एक पर्सन है जिसे कुछ पैसा उधार चाहिए। वो बी को अप्रोच करता है कि आप मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दो 1 महीने के लिए। बी कहता है कि ठीक है, मैं आपको 1 महीने के लिए ये पैसे उधार देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप किसी पर्सन की गारंटी दो। गारंटी देने का मतलब वो ये कहता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को कहो कि वो आपकी जिम्मेवारी ले कि अगर आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो वो आपका पैसा वापस करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेगा। ए अपने फ्रेंड सी को अप्रोच करता है कि आप जो मैं लोन बी से ले रहा हूँ उसका गारंटर बन जाओ, उसके श्योरिटी बन जाओ, उसकी गारंटी दे दो कि अगर मैं पैसा वापस नहीं करूँगा तो आप इसका पैसा वापस कर दोगे। सी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। तो अब यहाँ पर कितने लोग शामिल हो गए? एक पर्सन हो गया ए का मतलब कौन है? वो पैसा उधार लेने वाला है, जिसने लोन लिया है, जिसने फंड्स बारो किए हैं। पैसा उधार लेने वाला जो व्यक्ति है उसको हम यहाँ पर बोलेंगे डेटर या प्रिंसिपल डेटर। दूसरा पर्सन पैसा उधार देने वाला बन गया। उधार देने वाला कौन है यहाँ पर? दैट पर्सन इज बी। बी पैसा उधार देने वाला है, उसे कहा जाएगा ही इज अ क्रेडिटर। तीसरा पर्सन जिसने ए के द्वारा गलती किए जाने की दशा में जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने के लिए हाँ कर दी है, तो इस पर्सन को हम श्योरिटी बोल सकते हैं, इस पर्सन को हम गारंटर बोल सकते हैं। तो इसमें 3 लोग शामिल हो गए। पैसा उधार लेने वाला डेटर वो ए है, पैसा उधार लेने वाला पर्सन वो क्रेडिटर है, वो यहाँ पर बी है। जिसने ए की गारंटी बी को दी है वो पर्सन यहाँ पर सी है, जिसे हमने कहा श्योरिटी। और इस तरह की सिचुएशन में 3 लोग जो शामिल होंगे और उसी की वजह से यहाँ गारंटी के टोटल कॉन्ट्रैक्ट में 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट उसका हिस्सा बनेंगे। वो किस किस का होगा? क्रेडिटर और डेटर के बीच में। क्रेडिटर और डेटर का मतलब पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा ए और बी के बीच में। दूसरा होगा क्रेडिटर और गारंटर के बीच में, यानी कि सी और बी के बीच में। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किसके बीच में होगा? जिस पर्सन की गारंटी दी गई है और जिस पर्सन ने गारंटी दी है, यानी कि डेटर और श्योरिटी के बीच में। तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, 3 इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पर अगर डेटर एक गलती करेगा तो उस केस में उसकी गलती की जिम्मेवारी कौन लेगा? वो सी लेगा। लेकिन अगर एक कोई भी गलती नहीं करता, 1 महीने के बाद बी के 5 लाख रुपए तय की गई शर्तों के हिसाब से वापस कर देता है, तो वहाँ पर गारंटर का किसी तरह का कोई भी रोल नहीं होगा। और इस एग्जाम्पल के साथ हमें एक चीज़ और समझनी है, जिसकी वजह से हमें ये सारा चैप्टर और क्लियर हो जाएगा कि पैसा वापस करने की जो सबसे पहली जिम्मेवारी होती है, जिसको हम प्राइमरी लायबिलिटी बोलते हैं, वो किसकी होती है? जिस पर्सन ने पैसा उधार लिया है, दैट पर्सन इज डेटर। पहली जिम्मेवारी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वो ए की होती है। अगर ए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता, ओनली इन दैट केस जो सी है, जो गारंटर है, जो श्योरिटी है, वो उसका रोल आएगा, नहीं तो उसका रोल आएगा ही नहीं। इसका मतलब जो गारंटर की लायबिलिटी है वो सेकेंडरी होती है। पहली दृष्टि में, पहली स्टेज में जो पैसा वापस करना है, जो प्रॉमिस पूरा करना है, वो जिम्मेवारी ए की, डेटर की ही होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने 3 पार्टीज़ को डिस्कस किया, 3 कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिस्कस किया। इसके आसपास अब आपका ये सारा चैप्टर चलेगा। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो पॉइंट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन करता है। सेक्शन 126 में से कहा गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और
डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब वही है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के द्वारा गलती किए जाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है, यानी कि ए अगर गलती करेगा तो सी रिस्पॉन्सिबल होगा और सी यहाँ पर उसकी गलती की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहा है, इसीलिए उसे श्योरिटी या गारंटर कहा जाता है। 3 लोग इसमें शामिल होते हैं, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। 3 कॉन्ट्रैक्ट इसमें होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। वो कौन कौन से होंगे? गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और वो राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसका राइटिंग में होना ही ज़्यादा उचित माना जाता है, ज़्यादा सही माना जाता है, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ होने की आशंका ना हो। गारंटी सामान्यतः आमतौर पर जनरली ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनके बारे में दी जाती है, लेकिन कई बार गारंटी किसी पर्सन के गुड कंडक्ट के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके करेक्टर के बारे में भी दी जा सकती है। वो भी हमारे समाज में आमतौर पर ऐसा देखने में आता है, ये भी एक गारंटी का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसके बाद जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ, वो है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से फीचर होते हैं जो उसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जो उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। इसका सबसे पहला फीचर होता है, इसमें 3 पार्टी शामिल होती हैं। 3 पार्टीज मस्ट बी देयर। 3 पार्टीज का मतलब पैसा उधार लेने वाला, पैसा उधार देने वाला और पैसा उधार लेने वाले पर्सन की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने वाला पर्सन, जिसे हमने श्योरिटी का नाम दिया। तो 3 लोग होते हैं, डेटर, क्रेडिटर एंड गारंटर या श्योरिटी। नेक्स्ट इसका जो फीचर होता है दैट इज़ 3 कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कम से कम 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो होगा क्रेडिटर और डेटर के बीच में होगा, दूसरा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा श्योरिटी और डेटर के बीच में। 3 अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट इसमें होते हैं जो अपने आप में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। उन तीनों का एक दूसरे से सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट इसका जो फीचर होता है वो है सेकेंडरी लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। पैसा वापस करने की जिम्मेवारी डेटर की होती है। डेटर को ड्यू डेट पर तय की गई शर्तों के हिसाब से क्रेडिटर को पैसा वापस करना होता है, लेकिन अगर वो ड्यू डेट पर पैसा वापस नहीं करता, ओनली इन दैट केस द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल अराइज। नहीं तो श्योरिटी का रोल आएगा ही नहीं। तो प्राइमरी लायबिलिटी है डेटर की। डेटर के द्वारा अपनी लायबिलिटी पूरी ना किए जाने की सिचुएशन में ही श्योरिटी वहाँ पर आता है। श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। प्राइमरी लायबिलिटी हमेशा ही किसकी रहेगी? दैट विल बी द पर्सन ऑफ दैट पर्सन हु इज़ कॉल्ड डेटर। नेक्स्ट है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेब्ट। गारंटी ली जाएगी या गारंटी दी जाएगी किसकी? लोन की, ट्रांजैक्शन की, सब्जेक्ट मैटर की। तो इसलिए डेब्ट का होना, ट्रांजैक्शन का होना वहाँ पर ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन होगा तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर ट्रांजैक्शन है ही नहीं तो वहाँ गारंटी का कोई पॉइंट ही अराइज नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमने पहले भी बहुत जगह पर डिस्कस किया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पूरा पॉइंट डिस्कस किया था, पूरा चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये कहा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि हमें हमारा प्रॉमिस पूरा करने के बदले में क्या मिलेगा। अब अगर हम इस सीन को देखें जो अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया, ए को क्या मिल रहा है? ए को पैसे मिल रहे हैं, क्लियर है, उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। बी को क्या मिल रहा है? बी को अपने पैसे के ऊपर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब दोनों को अपने अपने प्रॉमिस के बदले में कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। लेकिन द पर्सन हु इज़ द श्योरिटी, सी, उसको यहाँ पर क्या मिल रहा है? उसकी जिम्मेवारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, लेकिन उसको कंसिडरेशन के बदले में क्या मिल रहा है वो डायरेक्टली विजिबल नहीं है। फाइनेंशियल कंसिडरेशन उसे नहीं मिल रहा है। एक गारंटी देने के बदले में सी को कोई पैसे नहीं देता है, कोई भी डेटर गारंटर को पैसे नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद गारंटर जो होता है वो अब ये कहे कि मुझे कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन जो हमने वहाँ डिस्कस की थी तो उसमें ये भी कहा गया था कि अगर कोई पर्सन हमारे कहने पर हमारे लिए कोई भी काम करता है तो उसके द्वारा ऐसा काम किया जाना हमारे लिए कंसिडरेशन माना जाता है या उसके लिए कंसिडरेशन माना जाता है। यहाँ गारंटी के केस में श्योरिटी के द्वारा गारंटी दे दिए जाने के बदले में बी ए को लोन देने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब अब सी के लिए क्या कंसिडरेशन है?
कि बी ने, क्रेडिटर ने उसके कहने पर एक काम किया, तो ये जो काम किया हमारे कहने पर, अगर कोई पर्सन हमारे लिए काम करता है तो उसे कंसिडरेशन ही माना जाता है। तो यहाँ पर श्योरिटी का कंसिडरेशन विजिबल नहीं होता है, फाइनेंशियल फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन लॉ के हिसाब से वो पूरी तरह से वैलिड है, लीगल है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है वो है नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। कंसीलमेंट होता है छुपावना, छुपाव करना, किसी बात को छुपा जाना। नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट का मतलब क्या है कि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट को हम विश्वास पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट फेथ इसे कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट फेथ का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो पार्टी शामिल हैं उन दोनों की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जितना कुछ भी जानते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को बताएंगे। अगर वो नहीं बताते तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को भी परम सद्भावना वाले अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट फेथ की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो पर्सन डेटर है और जो पर्सन क्रेडिटर है, वो जो भी ट्रांजैक्शन आपस में करेंगे उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एज इट इज़, टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन श्योरिटी को देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी से कुछ भी छुपाया जाता है, कुछ भी फैक्ट को मिसरिप्रेजेंट किया जाता है, उससे झूठ बोल करके गारंटी दिलवा दी जाती है या ले ली जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन जैसे ही बाद में गारंटर की नॉलेज में आएगी वो गारंटी पूरी करने से मना कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाइड हो जाएगा। उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड हो जाएगा, उसका कोई भी लीगल इफेक्ट अराइज नहीं होगा। गारंटर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ, फ्री हुआ मान लिया जाएगा। तो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। तीनों पार्टीज को सारी बातें एक दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से क्लियरली एक्सप्रेस कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसका मतलब क्या है, तीनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, वो मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर की गई नहीं होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी भी एक पार्टी में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर उसका कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो हमें पॉइंट यहाँ पर समझना है वो ये है कि अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स, ये सारे के सारे फीचर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड हो जाएगा, पूरी तरह से लॉ से इन्फोर्सेबल हो जाएगा और इनमें से तीनों की तीनों पार्टी एक दूसरे के टुवर्ड्स लीगली बाउंड होंगी अपने अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। इसके बाद इस चैप्टर में गारंटी से ही जुड़ा हुआ एक और पॉइंट हमने डिस्कस करना है, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारंटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गारंटी और टाइप्स ऑफ गारंटी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गारंटी की अगर हम बात करें तो गारंटी को दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहली जो इसकी कैटेगरी होती है उसे कहा जाता है स्पेसिफिक गारंटी। पहली है स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिभूति, स्पेशल गारंटी भी इसे कहा जाता है, इसे सिंगल गारंटी भी कहा जाता है। जो अब तक हमने डिस्कस किया वो स्पेसिफिक गारंटी या सिंगल गारंटी या वो हमारा एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए दिया गया गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है। जो अब तक हमने पॉइंट डिस्कस किए वो इसी में आते हैं। या इसको हम और स्पेसिफाई कर दें कि ए ने बी से 5 लाख का लोन लिया और उस लोन के लिए, इस 5 लाख के लोन के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस 5 लाख के लोन के लिए सी ने ए की गारंटी दे दी। तो ए, बी और सी में 5 लाख का जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी वजह से वो जो 3 लोग उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो गए, तो वो क्या है, वो स्पेसिफिक गारंटी है, वो एक सिंगल गारंटी है। एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के साथ किए जाने वाले एक सिंगल ट्रांजैक्शन की अगर गारंटी देता है तो उस गारंटी को हम स्पेसिफिक गारंटी बोलते हैं। दूसरी जो गारंटी होती है वो होती है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी चालू या सतत प्रतिभूति या लगातार चलने वाली गारंटी।
ए और बी के बीच में सपोज बिजनेस वो करते हैं कई सालों से आपस में, और ए बी से ट्रांजैक्शन करता रहता है, बी से वो लोन लेता रहता है, और साल में वो 5 बार 10 बार या 15 बार बी से लोन लेता है, और वो सी को अप्रोच करता है कि बी के साथ मेरा ट्रांजैक्शन पूरे साल चलता रहता है, आप मेरे सारे ट्रांजैक्शन की गारंटी देने के लिए तैयार हो जाओ। सी कहता है ठीक है, आपके इस साल जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उन सब के लिए मैं गारंटर बनने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर सी ने जो गारंटी दी है वो एक ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन या तीन ट्रांजैक्शन के लिए नहीं दी है, उसने एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं दी है, बल्कि एक साल में जितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे, जो पूरी सीरीज होगी, जो पूरी चेन होगी, जो पूरा सीक्वेंस होगा, उस सारे के लिए वो जिम्मेवार होगा। तो यहाँ पर इस तरह की गारंटी को हम क्या बोलेंगे, उसे कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बोला जाएगा। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के लिए दी जाती है, वो एक पूरी सीरीज़ के लिए दी जाती है, वो एक पूरी चेन के लिए दी जाती है, जब वो पूरी की पूरी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। ए ने सपोज यहाँ पर बी से साल में 10 बार लोन लिया और उसने सारे के सारे लोन बी को साल के एंड में वापस कर दिए, तो इसका मतलब वो सीरीज़ ऑफ लोन कंप्लीट होगी, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होगी, सी तभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा मुक्त हुआ माना जाएगा। लेकिन ए जहाँ पर भी गलती करेगा, जिस भी स्टेज पर गलती करेगा, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार रहेगा, उसके लिए सी जिम्मेवार रहेगा। तो इस तरह की गारंटी जो एक सीरीज़ के लिए होती है, जो एक सीक्वेंस के लिए होती है, जो एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के लिए होती है, जो लगातार चलते जाने वाले सभी ट्रांजैक्शन के लिए होती है, उसे कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कहा जाता है। फिर इसके बाद कॉन्टिन्यूइंग गारंटी से ही जुड़ा हुआ हमें एक पॉइंट और क्लियर यहाँ पर करना है, वो है रिवोकेशन। रिवोकेशन होता है खंडन करना, समाप्त हो जाना, उसको हम बोलते हैं कि उसकी मुक्ति हो जाना, रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यू गारंटी। अब यहाँ पर हमने कहा कि गारंटी है, सपोज ए ने बी से पूरे साल में ट्रांजैक्शन करने हैं और सी उसका गारंटर बनने के लिए तैयार हो गया, ये कॉन्टिन्यू गारंटी है। अब यहाँ पर सी कॉन्टिन्यू गारंटी को क्या ख़त्म कर सकता है, या कॉन्टिन्यू गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे ख़त्म हो सकता है, वो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहला जो तरीका होता है वो होता है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, खंडन की सूचना दे करके। ए ने गारंटी के लिए सी को कहा, सी ने 1 जनवरी को गारंटी दे दी, और वो ट्रांजैक्शन होने हैं साल में दिसंबर तक, जितने भी ट्रांजैक्शन होने हैं सी उसके लिए तैयार हो गया। अब सपोज़ यहाँ पर जून में, इन द मंथ ऑफ जून, सी ने ए को ये कहा कि मैं आपके जून के बाद वाले किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, गारंटर ने डेटर को, एट द सेम टाइम उसने क्रेडिटर को भी ये कन्वे कर दिया कि मैं अपनी गारंटी जून के बाद वाले ट्रांजैक्शन के लिए विड्रॉ करता हूँ। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन दोनों पार्टीज़ को दी जाएगी, उस स्टेज के बाद ये कंटिन्यू गारंटी रिवोक हो जाएगी, यानी कि जून के बाद की हम बात कर रहे हैं, वो आगे के ट्रांजैक्शन के लिए गारंटर नहीं रहेगा, लेकिन जून तक के ट्रांजैक्शन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी वो उसे पूरी करनी ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है बाय श्योरिटी डेथ। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर कोई विशेष कॉन्ट्रैक्ट ना किया गया हो, कोई स्पेशल क्लॉज ना डाली गई हो, तो एक गारंटर जब उसकी डेथ हो जाती है तो कॉन्टिन्यू गारंटी वाले हिस्से से अपने आप ही वो मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आता है, इन द सेम मैनर इन विच द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। वो सारी सिचुएशन, वो सारे तरीके, वो सारी परिस्थितियाँ जिनमें एक गारंटर अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है, उन सभी तरीकों से भी एक कॉन्टिन्यू गारंटी ख़त्म हो जाएगी। अब वो तरीके कौन कौन से हैं, वो सिचुएशन कौन कौन सी हैं, वो हमने इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करना है। तो जब हम ये पॉइंट वहाँ कवर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो यहाँ सारे पॉइंट इंसर्ट कर लेने हैं। वो तरीके बड़े सिंपल से हैं, वो हमें एंड में ही डिस्कस करने हैं। फिर इसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है गारंटी से, वो है नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड कॉन्टिन्यू गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी में और कॉन्टिन्यू गारंटी में क्या अंतर होता है, बड़े सिंपल से पॉइंट हैं। पहला डिफरेंस है डेफिनेशन के बेस पर, स्पेसिफिक गारंटी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए होती है, सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए होती है। कॉन्टिन्यू गारंटी एक से ज़्यादा पूरी सीरीज, पूरी चेन के अंदर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन के लिए होती है। सेम उसी से जुड़ा हुआ पॉइंट एक और हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन। स्पेसिफिक में नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन सिंगल होता है, कॉन्टिन्यूइंग में
मोर देन सिंगल, एक से ज़्यादा होता है उसका नंबर, जितना मर्जी हो सकता है, डेट डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ लायबिलिटी। ओरिजिन ऑफ लायबिलिटी, स्पेसिफिक गारंटी में गारंटर की लायबिलिटी कब अराइज हो जाएगी, कब उसकी लायबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी, जब वो स्पेसिफिक लायबिलिटी पूरी नहीं करेगा। कौन? डेटर। और कॉन्टिन्यू गारंटी के केस में गारंटर की लायबिलिटी कब शुरू होगी, जब वो उस पूरी चेन में से किसी भी हिस्से की लायबिलिटी को पूरा नहीं करता है डेटर, तब वहाँ पर श्योरिटी की लायबिलिटी आएगी। नेक्स्ट है रिवोकेशन। स्पेसिफिक गारंटी को नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में रिवोक नहीं किया जा सकता है। कॉन्टिन्यू गारंटी को रिवोक करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो भी हमने डिस्कस किए हैं। टर्मिनेशन ऑफ गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी में स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पूरा हो जाने पर गारंटी ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके अलावा या डेटर के द्वारा लोन वापस कर दिए जाने की सिचुएशन में वो पूरी रिवोक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कॉन्टिन्यू गारंटी में जब तक वो पूरी सीरीज़, वो पूरी चेन के अंदर उत्पन्न होने वाली लायबिलिटी पूरी नहीं होती, तब तक गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता। या अगर इन बिटवीन श्योरिटी क्या करता है, कॉन्टिन्यू गारंटी को रिवोक कर देता है, तब वो गारंटी टर्मिनेट हुई मानी जाएगी। फिर इसके बाद इसी हिस्से में हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। श्योरिटी का मतलब वो पर्सन जिसने गारंटी दी है, उसकी लायबिलिटी की नेचर क्या होती है, उसकी लायबिलिटी की सीमा क्या होती है, वो कितनी लायबिलिटी पूरी करने के लिए जिम्मेवार होता है। इसमें हमने इस पॉइंट को अलग अलग पॉइंट्स की मदद से डिस्कस करना है। पहला इसका जो पॉइंट आता है वो है द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटीज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटीज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने बी से 5 लाख रुपए का लोन लिया और उसकी गारंटी दे दी सी ने। डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी आ गए, ट्रांजैक्शन हो गया 5 लाख का। ड्यू डेट पर ए ने बी को कितने पैसे देने हैं, 5 लाख प्लस जितना भी इंटरेस्ट उन्होंने तय किया था। सपोज दैट इंटरेस्ट इज ऑफ ₹50,000। ड्यू डेट पर जिस समय पैसा वापस किया जाना है, तो ए को कितना पैसा वापस करना है, 5,50,000, 5,50,000। लेकिन अगर ए ड्यू डेट पर वो पैसा बी को वापस करने से मना कर देता है, तो उस केस में ये डिफ़ॉल्टर हो गया है डेटर। किसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, सी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, गारंटर की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब गारंटर की लायबिलिटी कितनी होगी, गारंटर की लायबिलिटी उतनी होगी जितनी लायबिलिटी डेटर की होती। अगर डेटर सारा पैसा वापस कर देता तो वो अमाउंट कितनी थी, 5,50,000। उसने सारा पैसा वापस नहीं किया, तो जितनी लायबिलिटी उस डेट पर डेटर की बनती है को एक्सटेंसिव, यानी कि उतनी लायबिलिटी अब ड्यू डेट पर किसकी हो जाएगी, वो श्योरिटी की हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। जितनी लायबिलिटी ड्यू डेट पर डेटर की बनती है, डेटर उतनी लायबिलिटी अगर पूरी नहीं करता तो एज इट इज़ उतनी की उतनी लायबिलिटी वहाँ पर श्योरिटी को, गारंटर को पूरा करनी होती है। नेक्स्ट इसमें जो रूल है वो है लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी कमेंसेस विद डिफ़ॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी कमेंसेस विद डिफ़ॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। अब इसका क्या मतलब है कि अगर ड्यू डेट पर ए ने पैसे वापस नहीं किए, ओनली इन दैट केस लायबिलिटी ऑफ गारंटर विल अराइज। अगर ड्यू डेट पर ए सारे पैसे वापस कर देता है तो उस केस में गारंटर का कोई रोल आएगा ही नहीं, गारंटर की कोई लायबिलिटी अराइज ही नहीं होगी। तो गारंटर की लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर के द्वारा गलती किए जाने की दशा में, गलती किए जाने की सिचुएशन में ही अराइज होती है, नहीं तो अराइज होती ही नहीं है। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी। अब को श्योरिटी एक और टर्म इसमें आ गई। को श्योरिटी का मतलब कि अगर एक ही लोन की गारंटी एक से ज़्यादा लोगों ने मिल करके दी है, सपोज ए के लोन की गारंटी सी और डी ने मिल करके दे दी, तो सी और डी एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, को श्योरिटी कहलाएंगे। अब ड्यू डेट पर अगर ए गलती करता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो दोनों
COD रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो किस रेशो में रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये उस रेशो में रिस्पॉन्सिबल होंगे जैसा उन्होंने आपस में तय किया था। अगर उन्होंने ये कहा था कि हम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो इक्वल रेशो में उन्हें पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर उन्होंने 60-40 की रेशो ली थी, 70-30 की रेशो ली थी, तो वो उस प्रपोर्शन में रिस्पॉन्सिबल होंगे। दैट डिपेंड ऑन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस। तो जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट था नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। तो उसका पहला रूल क्या है, श्योरिटी की लायबिलिटी उतनी होती है जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है ड्यू डेट पर। श्योरिटी की लायबिलिटी तब अराइज होती है जब ड्यू डेट पर प्रिंसिपल डेटर गलती करता है, तभी उसकी लायबिलिटी अराइज होती है। अगर उस लोन में एक से ज़्यादा गारंटर हैं, को श्योरिटी हैं, तो उनकी लायबिलिटी आपस में तय की गई रेशियो के हिसाब से होती है। वो उस प्रपोर्शन में उस लायबिलिटी को पूरा करेंगे अगर वो वहाँ पर डेटर के द्वारा गलती किए जाने की सिचुएशन में अराइज होती है। तो ये था इस चैप्टर का एक हिस्सा जो हमने कवर किया। दूसरा पार्ट हम इसके दूसरे हिस्से में हम इसके रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे। थैंक यू।